हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के हिस्ट्री के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के बारे में कुछ नॉर्मली सा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे डीप में इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स कब से स्टार्ट हुआ था, इसका हिस्ट्री क्या है और कैसे हुआ था इसका स्टार्टिंग। तो लिखा है इसमें फर्स्ट टाइम ऑन 30 अगस्त 1890 या 1819 देयर वाज enacted a law prohibited the importations, ठीक है, into the United States of adulterated or unwholesale food drug or like liquors। कहने का मतलब क्या हुआ कि 30 अगस्त 1890 को सबसे पहले एक कानून बनाया गया था। कहाँ पर? यूएस में, मतलब अमेरिका के अंदर, जिसमें क्या चीज़ों को रखा गया था कि जिसमें कोई भी सामान एडल्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब कोई मिक्स नहीं करेगा, कोई स्पूरियस मटेरियल, कोई भी वैसा मतलब बेकार का सब्सटेंस ओरिजिनल के नाम पे लोग कुछ मिक्स करके दूसरा ना सब्सटेंस भेजते हैं। साथ ही साथ फूड आइटम्स के लिए, ड्रग्स के लिए और कुछ लिक्कर्स मतलब पीने वाली चीज़ों के लिए अल्कोहल भी आते हैं और भी दूसरे फूड सब्सटेंस आते हैं उसमें। तो ये कानून बनाया था सन 1890 में अमेरिका के अंदर, जिसमें कुछ इस लॉ के अंदर इन चीज़ों को शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा इन 1906 मतलब 1906 में वहाँ की जो कांग्रेस थी उसने क्या किया, एक एक्ट पास किया जिसमें लिखा था कि मैन्युफैक्चरर, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, एडल्ट्रेंस, मिसब्रांडेड, पॉइजनस एंड डिलीट्रियस फूड, ड्रग मेडिसिन, लिक्वर्स फॉर रेगुलेटिंग ट्रैफिक थियरी। मतलब उससे पहले क्या था कि सिर्फ बेचने से रिलेटेड एक कानून था। सन 1890 में जो फर्स्ट टाइम पे उसमें कानून बना था, तो उससे रिलेटेड क्या था कि कोई भी आदमी ऐसा कोई भी सामान क्या है ना बेच नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन सन 1906 में जो विली एक्ट आया था अमेरिका के अंदर, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी थी, साथ में सेल भी थी, साथ में ट्रांसपोर्टेशन को भी शामिल किया गया था कि ना बेचेगा, ना बनाएगा, ना ही कहीं पर लेके जा सकता है कोई भी एडल्ट्रेट, मिस ब्रांडेड या पॉइजनस नेचर की या कोई भी ऐसा मटेरियल ड्रग्स जिसमें कि कुछ भी मिस ब्रांडेड है या इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, कुछ भी मतलब सही पैरामीटर्स में नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना मैन्युफैक्चर, ना सेल कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन बनेगी तो वो इस एक्ट के अंदर सारे पैरामीटर्स के पे अगर कंप्लीट रखती है, कंप्लीट उसके ऊपर मतलब सारी की सारी चीज़ें अगर कही जाए कि पूरी तरीके से लॉ के अंदर अगर आता है, लॉ के हिसाब से अगर ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग, सेल होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ही वो चीज़ वो पर्सन कर पाएगा, वरना नहीं कर सकता। ठीक है। फिर उसके बाद नया इसमें आया कब? 27 जून 1938 को द फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है। एक एक्ट आया था अमेरिका के अंदर 27 जून 1938 को, जिसमें फूड या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसका पहले नाम था, फिर बाद में ये आगे चल के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट खाली रह गया था। ठीक है। तो ये 1938 की बात है जब इसको फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ इसमें? यूएस, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पे कह दो या एक क्या नाम है जो वहाँ के उस टाइम पे चेंजमेंट करने के लिए थे, जिनके नाम पे ये एक एक्ट अमेंडमेंट आया था। लिखा है केफुवर हैरिस अमेंडमेंट। इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल है पूरी की पूरी मेडिसिन सिस्टम को चेंज करने का। ये आया कब था? ये आया था 9 में ये एक्ट आया था केफुवर हैरिस अमेंडमेंट, जिसमें ड्रग की एफिकेसी अमेंडमेंट एक्ट भी इसी को कहा जाता है, जो कि 1962 में आया था। ठीक। उसके बाद क्या था कि इसमें ड्रग की एफिकेसी से रिलेटेड पहले तो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, वो सारी की सारी जो होती वो 1938 में फेडरल ड्रग एंड कॉस्मेटिक था। उससे पहले 1906 में मैन्युफैक्चरिंग सेल से रिलेटेड विली एक्ट आया था। तो उसके बाद जो केफवर अमेंडमेंट आया था 1962 में, तो ये एफिकेसी को रिलेटेड था कि कोई भी ड्रग कितनी एफिकेसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी उसको लाइसेंस अप्रूवल का मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा, या सेल कर सकते हैं, उसको बना के लोगों को दे सकते हैं। तो उससे पहले कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था कि एफिकेसी से रिलेटेड वाली चीज़ें उसमें शामिल करी गई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो चीज़ें शामिल करी गई हैं, जो जनरली आज भी चलती हैं और शुरुआत से रही हैं इसमें, तो इसमें दिखा IND। IND का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, जिनका क्लिनिकल ट्रायल भी शामिल किया गया है। फिर उसके बाद न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, जिसको NDA कहा जाता है। तो NDA क्या है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अभी आगे बात करेंगे कि NDA और IND में फ़र्क क्या होता है। ठीक। आगे देखते हैं, इसमें लिखा ड्रग एफिकेसी स्टडी इम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ड्रग की एफिकेसी की स्टडी करना और उसके बारे में समझना कि कितना क्या उसमें उससे रिलेटेड एक्ट था, वो हैरिस अमेंडमेंट भी इसी को कहा जाता है 1962 में। कह रहा है द ड्रग एफिकेसी स्टडी इम्प्लीमेंटेशन
या डेसी DESI वाज अ प्रोग्राम बिगिन बाय अ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA ने 1960 में इसको स्टार्ट किया था। आफ्टर द रिक्वायरमेंट दैट ऑल ड्रग आर एफिकेशियस आर वेल एज सेफ, द डेसी प्रोग्राम वाज इंटेंडेड टू क्लासीफाई ऑल प्री 1962 ड्रग दैट वर ऑलरेडी ऑन द मार्केट आर आइदर इफेक्टिव अनइफेक्टिव नीडिंग फर्दर स्टडी। कहने का मतलब क्या था? इस एक्ट को लाने का मकसद क्या था? इस एक्ट को लाने का मकसद यही था, सबसे पहली चीज, कि कोई भी दवा जो प्रैक्टिस में यूज हो रही है वो सेफ है, इफिकेशियस है कि नहीं है, इस चीज को समझना। साथ ही साथ वो कितनी अनइफेक्टिव है, कितनी उसकी ज़रूरत है पेशेंट को, इन सारी की सारी चीज़ों को समझना। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में मार्केट में पहले और कौन सी न्यू ड्रग अवेलेबल है ऑलरेडी, तो उस चीज़ को भी समझना। अगर कोई न्यू ड्रग मार्केट में आना चाहती है, तो अगर कोई न्यू ड्रग आएगी तो उससे पहले की जो उसी चीज़ के लिए ड्रग्स होती थी, तो उसको स्टैंडर्ड ड्रग्स मान के उसका कंपेयर करके तभी उसको न्यू ड्रग्स को एप्लीकेशन को मान्यता दी जाती थी। तो इस एक्ट का मेन लाने का मुद्दा यही है था कि इसमें कई सारी चीज़ों को इन्हीं को शामिल किया गया था, और इसी एक्ट को कैफर हैरिस ड्रग कंट्रोल एक्ट भी कहा जाता है। अभी इसमें एक चीज़ थी NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड से ड्रग मॉलिक्यूल वो तब होता है जब FDA उसको क्या करता है? अप्रूवल दे देता है। जब न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो फॉर्म है, वो जब FDA उसको अप्रूवल दे देता है, उस फेज के बाद में केमिकल से एज ए ड्रग सब्सटेंस के रूप में, जब तक वो केमिकल के फॉर्म में है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं ना, तो उसको कहीं भी इजीली ले जा सकते हो। ठीक है, और जिस दिन वो रजिस्टर्ड हो गया, FDA ने उसको अप्रूवल दे दिया, तब वो क्या हो गई? एक ड्रग मॉलिक्यूल हो गई। उस दिन से फिर उसको क्या करना होगा? आपको कहीं भी उसको रिसर्च करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको उसको चाहिए, ले जाना है, कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन करना, हर चीज़ में फिर आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन। तो वही लिखा है कि द न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज अ NDA इज द व्हीकल इन द यूनाइटेड स्टेट थ्रू द विच ड्रग स्पॉन्सर formally proposed that the FDA approved a new pharmaceutical for sale and marketing। मतलब का, तब से जब उसको न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के लिए आपने अप्लाई कराया, उसके बाद से जब तक वो सेल और मार्केटिंग में आ नहीं जाती, मार्केट्स में आ नहीं जाती, मतलब पहला जब आपने कोई नया मॉलिक्यूल खोजा और उसके बाद जितने भी क्लिनिकल ट्रायल आपने किए, पहले एनिमल ट्रायल, फिर क्लिनिकल ट्रायल के 2 फेज के बाद तीसरे ट्रायल में मार्केटिंग में आने की शुरुआत होने लगती है। थर्ड ट्रायल मार्केट, वो पोस्ट मार्केटिंग फेज होता है। तो चौथे ट्रायल में बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाती है, मार्केटिंग फेज होता है। तो वो फेज ऐसा होता है जहां पर NDA जो है ना, एक ये कह सकते हो कि ये एक किसी भी कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक वैलिड परमिट कह सकते हो, जो FDA प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑनर्स को, जो उस ड्रग्स को, रिसर्चर वो खोज रहा होता है, जो भी जिसने काम किया होता है, उसको वो एज ए ड्रग के तौर पे कह सकते हो कि एप्लीकेबल हो जाती है। फिर उसके बाद आता है ANDA। क्या है NDA? तो समझ में आ गया। ठीक है, ANDA क्या होता है? ANDA जो फाइल करी जाती है, या NDA को ऐसे समझो कि NDA जो होता है वो NDA के बाद वाला पोर्शन होता है। जब न्यू ड्रग एप्लीकेशन या न्यू ड्रग की मान्यता मिल जाती है किसी भी कंपोजिशंस को या किसी भी साल्ट को, तो उसके बाद क्या होता है? उसका 5 साल, 2 साल, 6 साल या जितने साल का पेटेंट राइट्स है, उसके बाद, ठीक है, या अगर जिसका वो कंपाउंड है, जिसने वो NDA फाइल किया है, जिसके नाम पे NDA का रजिस्ट्रेशन है, वो बंदा चाहे तो वो दूसरी कंपनी को NDA फाइल करने की परमिशन दे सकता है। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि अगर NDA जिसने फाइल किया है, जिस कंपनी ने उस साल्ट का, अगर उसका किसी ने जेनरिक वर्जन बना लिया, ठीक है, अब जेनरिक वर्जन बना लिया तो NDA तो फाइल कर देगा, लेकिन मान्यता उसको तभी मिलेगी उसका जेनरिक साल्ट बनाने का, मार्केट में लाने का, जब वो उसका जिस दिन पेटेंट राइट्स कंप्लीट हो जाएगा, जिस तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, उसके दूसरे दिन वो मार्केट पे आप उसका जेनरिक वर्जन ला सकते हो। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर 1 महीने का उनके पास टाइम होता है, NDA फाइल करने वाली उस कंपनी को जिसने मॉलिक्यूल खोजा हुआ होता है, तो उसके पास टाइम होता है कि वो फिर से, अगर उसकी कॉस्ट नहीं निकली, उसको प्रॉफिट नहीं मिला, उसने जितनी रिसर्च में पैसा खर्च किया हुआ है, तो अगर उसको पूरी तरीके से अगर बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, तो वो फिर से FDO को जाके एक लेटर भेज सकता है और उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा अभी बेनिफिट नहीं मिला, मैंने जितना रिसर्च में भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरीके से नहीं निकला,
तो उसके लिए क्या कर सकता है, एफडीए उनको परमिशन ग्रांट कर सकता है एक्स्ट्रा कुछ दिन के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से वो चाहेंगे अपना। ठीक है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट करके फिर बताएंगे और उसके हिसाब से उन्हें टाइम देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस आता है कि एफडीए जब अगर परमिट दे देगा और एनडीए अगर उसका पेटेंट लाइसेंस जो है उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद कोई तीसरी पार्टी जो है एनडीए वाले बंदे से परमिशन लेके या तो खोल सकता है पेटेंट के ड्यूरेशन पे, और अगर उस दौरान अगर नहीं खोल रहा अगर उसकी मर्जी से, तो फिर दूसरा तरीका यही है कि जब उसका पेटेंट राइट कंप्लीट होगा जिस तारीख पे, उसके नेक्स्ट डेट से अपना वो पेटेंट फाइल जनरिक के लिए, जनरिक उसी का जनरिक वर्जन बनाने के लिए राइट्स ले सकता है, उसके लिए अपना दावा कर सकता है, अपने सारी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फाइल पूरी करा सकता है, आगे भेज सकता है। ठीक है, तो यही होता है एनडीए के अंदर। इसमें देखो लिखा होगा वही जनरिक ड्रग दैट हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय एनडीए सबमिटेड, लिखा है। ठीक है, इसमें लिखा है बाय अनदर मेकर्स आर अप्रूव्ड वाया एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। दूसरा मेकर जो है वो बनाना चाहता है क्या, एएनडीए मतलब जनरिक वर्जन बनाना चाहता है, विच डज नॉट रिक्वायर ऑल ऑफ द क्लिनिकल, जिसको जरूरत नहीं ना क्लिनिकल ट्रायल करने की। उसने क्या किया, जो जनरल वाले जो जिसको जनरिक बनाना है, ऑलरेडी जिस चीज़ का मार्केट में पेटेंट राइट चल रहा है, तो तुमने क्या किया, जिस दिन पेटेंट खत्म हो गया उसकी सारी रिसर्च निकाली, उससे सारी चीज़ें अपनी कॉपी राइट्स लिए, सारी फार्मूले लिए, हर चीज़ को कॉपी करके मटेरियल एक फाइल तैयार करके उसको भेज दी अपना। ठीक है, और उसके बिहाफ पे ही आपको क्लिनिकल ट्रायल करना नहीं ना, और सीधे आपको जनरिक का लाइसेंस अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, रिक्वायर फॉर द न्यू ड्रग एनडीए द बायोलॉजिकल ड्रग इंक्लूडिंग द मोस्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंड कंसिडर नेग्लिजिबल फॉर द एनडीए अंडर करंट यूएस लॉ। जो बायोलॉजिकल प्रोटीन है, बायोलॉजिकल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो वैक्सीन है या कोई ऐसी चीज़ बनने, सीरा है, अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट बनने हैं तो उनके लिए ये इनएलिजिबल है। ठीक है, एनडीए जो है ये यूएस के कानून के हिसाब से अभी ये परमिट नहीं है, बाकी टैबलेट फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में उनके लिए कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें आईएनडी फाइल करने का तरीका क्या है। अब इन दोनों से पहले एनडीए और एएनडीए से पहले एक फाइल करी जाती है, वो होती है क्या, आईएनडी। ठीक है, जिसका नाम होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, ये फाइल करी जाती है जब हमने अभी एक चीज़ बताई हुई है कि अभी जब कोई कंपाउंड रिसर्च किया, कभी प्लांट से, ऑरिजिन से, समंदर से, सी से, या किसी फिश से, कि स्टोन से, कहीं से भी आपने कोई केमिकल कंपाउंड को आपने सिंथेसिस किया या बनाया, कुछ भी किया। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है और आपको वो मॉलिक्यूल अभी एक तरीके से क्या कहा जाए कि अभी वो केमिकल है, आपका वेस्ट है, अभी कुछ भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और आप उसको क्या करना चाहते हो, एज अ ड्रग सब्सटेंस के तौर पे स्टडी करना चाहते हो, उस पर रिसर्च करना चाहते हो, उस पर काम करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि अपने उस मॉलिक्यूल की पूरी स्टडी करने के बाद, कैसे स्टडी करोगे, इन विट्रो होती है, एक इन विवो होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन विट्रो होगी। मतलब क्या होगा, हम लैब में सारी चीज़ें वैसे अभी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लैब में केमिकल का सिंथेसिस देख सकते हैं, उसके पैरामीटर्स में सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, उसके पीएच चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर, तमाम दुनिया के जो पैरामीटर्स हैं ड्रग्स के लिए, उन पैमाने पे सारी पैरामीटर्स को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जब सारी चीज़ें उसमें सही फाइंड आउट करेंगे, सब चीज़ें उसमें सही लगेंगी मुझे, और आगे लगेगा कि नहीं हाँ ये मॉलिक्यूल जो है आगे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जा सकता है, तब उसके लिए एक आईएनडी फाइल करी जाती है, तभी वो एक ड्रग सब्सटेंस के रूप में रजिस्टर्ड होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, जब आईएनडी ग्रांट हो जाती है तब एनडीए फाइल किया जाता है। आईएनडी ग्रांट का मतलब कि आपका जो मॉलिक्यूल है, आपके क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गए, आपका क्लिनिकल ट्रायल थर्ड वाला कंप्लीट हो गया, फोर्थ वाला अगर पास हो गया, मतलब फोर्थ में तो पोस्ट मार्केटिंग फेज आ जाता है, थर्ड पास हो गया, तब थर्ड पास होने के बाद फिर वो WHO को FDA के तरफ से, मतलब ये कह सकते हो कि जो पार्टी है जिसने आईएनडी फाइल किया था, अब वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए अपना आवेदन दे सकता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, बहुत कम ही, एक लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल में सिंगल एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ तक पहुँच पाते हैं, बहुत धीमी और बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। ठीक है ना, तो इसमें इसको फाइल करता है तभी वो जाके बंदा, और उसमें ये होता है कि वो 5 साल का पेटेंट राइट्स मिलता है, FDA की तरफ से अप्रूव करते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसमें ये कई सारे फेज होते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज,
क्लिनिकल से पहले जो स्टडी करी जाती है उसको प्री क्लिनिकल स्टडी कहा जाता है। फिर फेज़ 0 में कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, फेज़ फर्स्ट में सेफ्टी को देखते हैं, फेज़ सेकंड की बात करा जाए तो इफिकेसी को देखते हैं, ठीक है। फेज़ थर्ड में जब आता है तो उसमें सेफ्टी की, एफिकेसी और कई सारे पैरामीटर्स को और देखते हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं उसमें, काफ़ी सारे पेशेंट, ठीक है। और फेज़ फोर्थ में जो रहता है वो पोस्ट मार्केटिंग फेज़ होता है, मार्केट में आ जाता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।